गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपोजिशन मैनेजमेंट की 27 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है द एवोल्यूशन ऑफ जस्ट विच डॉक्ट्राइन और थॉमस एक्विनेस सब्स्टिट्यूएंट विच थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। आज हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे जस्ट विच थ्योरी की, जो कि डॉक्ट्राइन है थॉमस एक्विनेस की, और साथ साथ हम सब्स्टिट्यूएंट विच थ्योरी जो कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने दी थी उसके बारे में आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन एंड स्पेकुलेशन on what share the labor force contributes to the gross domestic product have varied from the time to time, changing as the economic environment itself has changed. Contemporary wages theory could not have developed until the feudal system had been replaced by the modern economy with its modern institutions such as corporation. जो वेजेस की जो थ्योरीज है वो डिटर्मिनेशन है, स्पेकुलेशन है कि क्या शेयर है हमारा लेबर फोर्स का, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी के अंदर, जो कि वैरी होता है टाइम टू टाइम। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो कंटेम्प्रेरी वेज थ्योरी है वो डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो किसके रिगार्डिंग होती है, हमारी जो फेडरल सिस्टम है, मीन्स हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है जो कंटेम्प्रेरी वेज थ्योरी होती है। तो उसको हम डेवलप नहीं कर सकते। अगर अगर हमें उसको डेवलप करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, हमें रिप्लेस करना है जब हमारी कोई मॉडर्न इकोनॉमी आती है। मीन्स अब अगर इस समय कोई दूसरी गवर्नमेंट वर्क कर रही है और उसने जो वेज थ्योरी दी हुई हैं, ये उस फेडरल सिस्टम ने कुछ वेज थ्योरी, कंटेम्प्रेरी वेज थ्योरी दी हैं, तो अगर जब दूसरा गवर्नमेंट आती है या नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर वेज थ्योरी को रिप्लेस करती है और अपनी एक नई कंटेम्प्रेरी वेज थ्योरी बनाती है, जो कि मोस्टली मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम पढ़ें तो आज के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या है। द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर एडम स्मिथ in the Wealth of Nations 1776 failed to propose a definitive theory of wages, but he anticipated several theories that were developed by others. Smith thought that wages were determined in the marketplace through the law of supply and demand. Workers and employees would naturally follow their own self-interest. Labor would be attracted to the jobs where labor was needed most, and the resulting employment condition would ultimately benefit the whole of the society. जो हमारे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर हैं एडम स्मिथ, उन्होंने एक वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर 1776 के अंदर एक थ्योरी दी थी, और वो इस थ्योरी के यहाँ पे फेल्ड हो गए थे। वो प्रपोज उनका फेल्ड हो गया था, जो कि रिलेटेड था डेफिनेट थ्योरी ऑफ वेजेस से। लेकिन इसका जो एंटिसिपेटेड था, इन जो भी था उनका जो भी एंटिसिपेटेड था इन सेवरल थ्योरीज के अंदर, उनको डेवलप किया गया किसी दूसरे के द्वारा। तो अगर हम देखें तो स्मिथ ने क्या कहा था कि जो वेजेस हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट प्लेस के अंदर किस तरीके की लॉ ऑफ सप्लाई है और डिमांड है। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो नेचुरली फॉलो करते हैं उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को। जो लेबर है वो अट्रैक्ट होता है जॉब से। तो जो लेबर को जो नीड है जिस जॉब की, वो उसको ले लेता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो अल्टीमेटली बेनिफिट देती है हमें और हमारी सोसाइटी को, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसा जो फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो ऑल थ्रू इसमें डिस्कस मैनी एलिमेंट सेंट्रल टू एम्प्लॉयमेंट, ही गेव नो प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ द सप्लाई of and demand for labor, nor did he weave them into a consistent theoretical pattern. He did, however, prefigure important developments in the modern theory by arguing that the quality of worker skill was the central determinant of the economic progress. Moreover, he noted that workers would need to be compensated by increased wages if they were to bear the cost of acquiring new skills, an assumption that still applies in the contemporary human capital theory. Smith also believed that in the case of an advancing nation, the wage level would have to be higher than the subsistence level in order to spur population growth, because more people would be needed to fill the extra job created by the expanding economy. अगर हम बात करें तो स्मिथ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स है हमारे सेंट्रल टू एम्प्लॉयमेंट के, वो हमें देते हैं कि हम उसका एनालिसिस करें किसकी, सप्लाई से और लेबर्स की डिमांड से। तो हम ये देखते हैं कि जो भी एक थ्योरेटिकल पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है लेबर की डिमांड और सप्लाई से। तो अगर हम देखें कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारी मॉडर्न थ्योरी के अंदर, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी क्वालिटी ऑफ वर्कर्स हैं, जो उसकी स्किल्स है, वो एक सेंट्रल डिटर्मिनेंट होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए।
तो ये नोटेट किया जाता है कि जो भी वर्कर्स की नीड है कि वो कंपनसेटेड को अपना इंक्रीज़ करें या वेज को इंक्रीज़ करें, तो उनको क्या करना पड़ता है कि कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, जो कि कॉस्ट किससे रिलेटेड होती है, हमारी एक्वायरिंग न्यू स्किल्स है। नए स्किल्स को एक्वायर करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है उसको बियर करना होता है, जिससे कि वो अपनी जो भी कंपनसेटेड मीन्स अपना जो भी सैलरी है उसको वो इंक्रीज़ कर सकें, अपने वेजेस को वो इंक्रीज़ कर सकें। अगर वो नई स्किल्स जब तक एक्वायर नहीं करेंगे तो वो अपनी सैलरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अपने कंपनसेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये जो एजम्पशन है ये अप्लाई होता है हमारे कंटेम्प्रेरी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंदर। तो स्मिथ ये बिलीव दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि नेशन के अंदर जो वेज लेवल होता है अगर वो हायर है, तो जो सब्सटेंशियल लेवल है वो क्या होता है उस पॉपुलेशन ग्रोथ को बताता है, कि क्योंकि जो बहुत सारे जो पीपल्स हैं जिनकी नीड है कि उनको जॉब की ज़रूरत है, तो जो भी नीड थी उसके बिहाफ पे जो एक्स्ट्रा जॉब है वो क्रिएट की जाती है, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक एक्सपेंड होती है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या बता रहे हैं कि जो सब्सिडेंस थ्योरी है emphasize the supply aspects of the labor market while neglecting the demand aspects. They hold that changing the supply of workers in the basic force that drives real wages to the minimum required for subsistence, that is for basic needs such as food and shelter. Elements of the subsistence theory appear in the Wealth of Nations, where Smith wrote that the wages paid to the worker had to enough to allow them to live and to support their families. The English classical economists who succeed Smith, such as David Ricardo and Thomas Malthus, held a more pessimistic outlook. Ricardo wrote that the natural price of the labor was simply the price necessary to enable the laborers to subsist and to perpetuate the race. Ricardo's statement was consistent with the Matthew's theory of population, which held that population adjusts to the mean of supporting it. अगर हम सब्सटेंस थ्योरी को इम्प्लाइज करें तो जो भी सप्लाई है किसके एस्पेक्ट में, हमारी लेबर मार्केट के एस्पेक्ट में, उनको नेगलेक्ट किया जाता है डिमांड के एस्पेक्ट से। तो जो भी होल्ड हो रहे हैं हमारे सप्लाई के चेंजेस से या वर्कर की सप्लाई के चेंजेस से, तो जो बेसिक फोर्स है उसको ड्राइव किया जाता है रियल वेज से, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड होता है सब्सटेंस के लिए, कि जो भी बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वो उनकी पूरी हो जाए, इतनी मिनिमम सैलरी उनको प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। तो एलिमेंट्स है जो सब्सटेंस थ्योरी का वो अपीयर था हमारे वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। उसमें स्मिथ ने लिखा था कि जो वेज जो हम पेड करते हैं अपने वर्कर्स को वो इनफ होना चाहिए कि वो अपने रहने के लिए, अपने जीने के लिए वो उसको अलाउ कर सके और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सके। इसके बाद क्या बताया गया है कि जो इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सक्सीड किया स्मिथ को, जैसे कि जो थे हमारे डेविड रिकार्डो और थॉमस मैल्थस ने, उन्होंने आगे सक्सीड किया स्मिथ की थ्योरीज़ को। उन्होंने उसको एक अलग ही आउटलुक दिया। और रिकार्डो ने क्या कहा था कि जो नेचुरल प्राइस है लेबर की वो सिंपली क्या है कि जो प्राइस नेसेसरी है कि वो इनेबल करे लेबर्स को कि वो अपने जो भी नीड्स है या जो भी पर्टिकुलर उनकी कोई रेस है तो उसके अंदर वो सब्स्टिट हो जाए, परपेटुएट हो जाए। तो जिससे कि जो रिकार्डो का स्टेटमेंट था वो ये था कि जो कंसिस्टेंट है हमारी मैथ्यूसन थ्योरी से, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये हेल्ड होती है कि जब पॉपुलेशन को एडजस्ट किया जाता है और उसको सपोर्ट किया जाता है, हमारी जो भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन है उसके भी यहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं या लेबर्स उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आज हम थ्योरी पढ़ रहे थे वो किससे रिलेटेड है, हमारी सब्सटेंस बेस्ड थ्योरी। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी इसको गो थ्रू किया था इस थ्योरी को, तो एक बार मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक के अंदर और बता देता हूँ। सब्सटेंस थ्योरीज आर्ग्यूड दैट द मार्केट प्लेस ऑफ लेबर would not vary from the natural price for long. Its wages rose above subsistence. The number of workers would increase and brings the wage rate down. If wage well below subsistence, the number of workers would decrease and push the wage rates up. At the time that these economists wrote, most workers were actually living near the subsistence level, and population appeared to be trying to outrun the means of subsistence. Thus, the subsistence theory seemed to be fit the facts. Although Ricardo said that the natural price of labor was not fixed, it could change in the population level moderate in relation to the food supply and other items necessary to maintain labor. Later writers were more pessimistic about the prospects of wages earners. Their inflexible conclusion that wages
would always be driven down under the subsistence theory, the name of आयरन लॉ ऑफ वेजेस। जो सब्सटेंस वेज थ्योरी है, ये जो थ्योरी है ये आर्ग्यू करती है कि जो भी मार्केट प्राइस है किसी लेबर का वो वेरी नहीं किया जा सकता एक नेचुरल प्राइस से लॉन्ग टाइम के लिए। तो जो वेजेस हैं वो एक तरीके से सब्सटेंस है, उससे अबाव है। तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो वेजेस रेट है वो डाउन होती है। तो जो वेजेस हैं जो कम हो रही हैं किसके कम होने से, जो सब्सटेंस है उसके कम होने से, तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं और वो पुश कर रहे हैं वेजेस रेट को ऊपर करने के लिए, अप करने के लिए। तो ये जो टाइम है वो ये जो टाइम था उसके यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि जो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैं वो एक्चुअली जो लिविंग नियर द सब्सटेंशियल लेवल, कि वो अपने सब्सटेंशियल लेवल पे लीव करते हैं। तो जो पॉपुलेशन अपीयर होती है कि वो ट्राई करते हैं अपने सब्सटेंस को समझने के लिए कि जो सब्सटेंस थ्योरी है वो सीम टू फिट द फैक्ट। जो सब्सटेंस थ्योरी है वो किसको सीम कर रही है कि जो भी फैक्ट, जो भी सच्चाई है उसको फिट कर रही है। तो रिकार्डो ये कह रहे हैं कि जो भी नेचुरल प्राइस है किसी लेबर की वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन लेवल मॉडरेट होता जाता है तो उसके रिलेटेड जो फूड सप्लाई है या अदर नेसेसरी आइटम्स है उनको मेंटेन किया जाता है लेबर्स के अकॉर्डिंग, मीन्स एडजस्ट किया जाता है लेबर के अकॉर्डिंग। तो अगर पॉपुलेशन लेवल मॉडरेट है, अगर इक्वल है, तो उसके बिहाफ पे जो भी फूड सप्लाई है या जो भी नेसेसरी आइटम्स है लेबर्स के लिए उनको मेंटेन किया जाता है। तो लेटर जो राइटर्स थे, मतलब इसके बाद जो राइटर्स ने क्या लिखा कि जो भी प्रॉस्पेक्टस है उससे हम ये देखते हैं कि ये वेज अर्नर्स है, मीन्स वेज को बढ़ाने के लिए है, अर्न करने के लिए है। तो जो भी इनफ्लेक्सिबल कंक्लूजन थे वेज को लेके उनको ऑलवेज ड्राइवन डाउन किया गया कि ये क्या है, अर्न द सब्सटेंस थ्योरी है, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो स्मिथ ने जो थ्योरीज दी थी उसको हमने पढ़ा। स्मिथ की कौन कौन सी थ्योरीज दी थी जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड थी। तो हमने जैसे कि बात किया था जो क्लासिकल थ्योरी थी उसको एडम स्मिथ ने दिया था, और साथ साथ हमने जो एडम स्मिथ के बाद जो इसी थ्योरी को वेल्थ ऑफ नेशंस को जो आगे कंटिन्यू किया उनको रिकार्डो ने और मैथ्यून ने कंटिन्यू किया, और उन्होंने आगे इस थ्योरी का नाम जो रखा था वो क्या रखा था, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।